हेलो एवरीवन, माय नेम इज अवनीश सिंह। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, कंडीशनल स्टेटमेंट्स कंट्रोल फ्लो के बारे में जाना था पाइथन में, और हमने लास्ट वीडियो में कुछ प्रोग्राम्स भी किए थे इफ एल्स एलिफ से रिलेटेड। तो मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और अच्छे प्रोग्राम्स करेंगे। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने से पहले मैं आपका सबका वेलकम करना चाहूँगा। इस वीडियो में मैंने कई ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रखे हुए हैं जो आपको थोड़ा स्टैंडर्ड लगेंगे। ये सारे क्वेश्चंस नॉर्मल नहीं हैं, ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं। और नॉर्मल क्वेश्चंस तो आप आसानी से कर सकते हो या कहीं से भी ढूंढ के कर सकते हो, ये सारे क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चंस। बट स्टैंडर्ड क्वेश्चंस करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस पूरी पाइथन सीरीज में हम नॉर्मल क्वेश्चंस से ज़्यादा स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे। ओके, जैसे अभी मैंने टॉपिक किया कंडीशनल स्टेटमेंट्स का, तो मैंने लास्ट वीडियो में कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस किए कंडीशनल स्टेटमेंट्स के। बट ये वीडियो मैं स्पेशली कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस के लिए ही बना रहा हूँ, जिससे आपको इफ एल्स एलिफ से रिलेटेड कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस करने को मिले, और फिर आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो इस वीडियो में हम बेसिकली 5 से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करेंगे, बट ये 5 मेन क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम दैट टेक्स इनपुट एज द एज ऑफ डॉग एंड फाइंड डॉग्स एज इज इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी ह्यूमन ईयर्स। अभी इसके बारे में बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से, और आगे के क्वेश्चंस को हम जब जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे उनके बारे में बात करते जाएंगे। तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। मैं इस क्वेश्चन को आपको फिर से रीड करने को बोलता हूँ। राइट ए प्रोग्राम दैट टेक्स इनपुट एज द एज ऑफ डॉग एंड फाइंड डॉग्स एज इज इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी ह्यूमन ईयर्स। एक रिसर्च में कहा गया है कि जो डॉग की एज होती है, अगर डॉग की एज 1 ईयर की है तो उसको 14 ह्यूमन ईयर्स के इक्विवेलेंट बोला जाएगा। ओके, तो अगर डॉग की एज 1 ईयर है तो उसको 14 ह्यूमन ईयर्स के इक्विवेलेंट बोला जाएगा। मीन्स अगर कोई डॉग है जिसकी एज 1 साल की है तो उसको 14 साल के ह्यूमन के बराबर बोला जाएगा। और अगर उस डॉग की एज 2 ईयर है तो उसको 22 ईयर ह्यूमन बीइंग के इक्विवेलेंट बोला जाएगा। उसके बाद जो डॉग की एज बढ़ेगी वो 5 ईयर 22 प्लस 5 ईयर्स टू ह्यूमन एज के इक्विवेलेंट बोला जाएगा। मीन्स अगर डॉग की एज 3 ईयर है तो 22 प्लस 5 मीन्स उसको 27 ह्यूमन ईयर्स के बराबर बोला जाएगा। अगर डॉग की एज 4 ईयर है तो उसकी एज को 4 ईयर्स है तो 27 प्लस 5 इक्वल टू 32, तो उसको 32 ह्यूमन ईयर्स के इक्विवेलेंट बोला जाएगा। तो मैं इसको प्रोग्राम करूँगा तो आपको समझ में आएगा आसानी से। पहले हम एज नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे और उसको इंटीजर टाइप का ही बनाएंगे, क्योंकि कोई डॉग की एज इनपुट करेगा तो वो इंटीजर ही होगी। इंटर द एज ऑफ डॉग। ओके, अब क्या करेंगे, हम चेक करेंगे, कंडीशंस कुछ लगाएंगे। जैसे इफ लगाते हैं, हम इफ लगाएंगे अगर डॉग की एज लेस देन 0 है, लेस देन इक्वल्स टू 0 है। आप कभी इमेजिन कर सकते हो क्या ये चीज़ कि किसी की एज 0 या उससे छोटी हो, तो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे दिस कांट बी ट्रू। ओके, अब सपोज करो, अब यहाँ पे हम एलिफ यूज करेंगे। एलिफ का यूज आप देखिएगा यहाँ पे। अगर डॉग की एज जो है हम उसको 1 साल बोल रहे हैं, तो मैंने बोला कि अगर डॉग की एज 1 साल है तो उसको 14 ह्यूमन ईयर के इक्विवेलेंट बोला जाता है। तो हम कह सकते हैं रफली
14 years। ओके, आप सब कीजिए। अगर फिर से एलिफ यूज करते हैं, अगर डॉग की एज 2 ईयर है तब क्या बोलेंगे, प्रिंट रफली अप्रोक्सीमेटली 22 ईयर्स। ये एक रिसर्च के थ्रू कहा गया है। ओके, फिर अब हम उसके बाद मैंने बताया कि अगर 2 साल के बाद जो डॉग की एज 1 ईयर बढ़ती है तो उसमें 5 ह्यूमन ईयर्स का एडिशन हो जाता है। ह्यूमन ईयर में 5 ईयर्स का एडिशन होके उसको इक्विवेलेंट बोला जाता है। मीन्स एल्स यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे ह्यूमन एज। ओके, इसमें 22 लिखेंगे। अब यहाँ पे हम लॉजिक लिखेंगे। ओके, तो हम जानते हैं कि उसकी 2 ईयर की एज को 22 के इक्विवेलेंट माना जा रहा है। ओके, फिर यहाँ पे लॉजिक होगा। ये लॉजिक पूरा मैथमेटिक्स से पे बेस्ड है, इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखनी है तो आपको मैथमेटिक्स का नॉलेज होना चाहिए। ओके, देन प्रिंट करेंगे, ये आपका लॉजिक रहेगा ऊपर जो है। फिर करेस्पॉन्ड्स टू एज जो कि हमने वेरिएबल बनाया था। कुछ प्रिंटिंग करने के लिए हम इस तरह लिख रहे हैं ह्यूमन ईयर्स। ओके, सेव करेंगे इसको और इसको रन करेंगे। ओके, इसको थोड़ा मैं फॉर्मेट कर देता हूँ जिससे अच्छा लगे, थोड़ा इनपुट कराने में अच्छा लगे। मैं इसको रन करता हूँ। अब वो आपसे पूछेगा डॉग की एज डालो। अगर सपोज कीजिए यार डॉग की एज 6 ईयर है तो उसमें बताया करेस्पॉन्ड्स टू 42 ह्यूमन ईयर्स। इसका मतलब आपने समझा कैसे आया? देखिए 1 ईयर का डॉग 14 ईयर्स के ह्यूमन करेस्पॉन्ड टू 14 ह्यूमन ईयर्स के बराबर होता है। ओके, 2 ईयर्स का डॉग करेस्पॉन्ड्स टू 22 ह्यूमन ईयर्स के बराबर है। उसके बाद जब डॉग की एज 1 ईयर बढ़ेगी तो ह्यूमन में की 22 में +5 एडिशन होता जाएगा। तो जब 3 ईयर का होगा डॉग वो 27 ह्यूमन ईयर्स के बराबर होगा। जब वो 4 ईयर का होगा तो 27 + 5 32 ह्यूमन ईयर्स के बराबर होगा। जब वो 5 ईयर्स का होगा तो 32 + 5 37 ईयर्स के बराबर होगा। जब वो 6 ईयर का होगा तो 37 + 5 42 ईयर्स ह्यूमन ईयर्स के बराबर होगा। अब इसको चेक कर लेते हैं। ओके, सपोज कीजिए डॉग की एज मैंने 0 डाल दिया तो ये देगा दिस कांट बी ट्रू। ओके, सही बात है, 0 ईयर का कैसे डॉग हो सकता है। अब मैंने इसकी एज 3 ईयर्स डाला तो इसने 27 दिया, क्योंकि 2 तक 22 था, उसके बाद 5 ऐड हुआ तो 27 हो गया। तो आई होप ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा। अगर यह प्रोग्राम आपको नहीं समझ में आया है तो इसको फिर से रन करके और फिर से आप एक लाइन इसकी समझिए। हम डेफिनेटली श्योर जब मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको बता ही दिए हैं तो इसमें कुछ अलग नहीं है, सिंपल सा ये लॉजिक है जिसके थ्रू ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड प्रोग्राम के बाद पास आते हैं। तो हमने इसमें क्या करना है कि हमें ईयर के रूप में इनपुट देना है। यूजर ईयर के रूप में इनपुट देगा और हम चेक करेंगे कि वो जो ईयर यूजर डाल रहा है वो लीप ईयर है कि नहीं। बेसिक सिंपल सा ये इनपुट हमें देना है, कोई भी एज, और उसके बाद उस ईयर को हम चेक करेंगे। जो भी इनपुट यूजर दिया रहेगा, जो भी ईयर दिया रहेगा वो उसको चेक करेंगे कि वो लीप ईयर है कि नहीं। तो मैंने अपने पुराने प्रोग्राम को कमेंट कर दिया है। अब नया प्रोग्राम हम यहाँ से करते हैं। तो मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा, उसमें लिखूंगा ईयर। ईयर तो इंटीजर ही होगा, इसलिए मैंने इन टाइप का इसको लिया है।
और मैं सीधा लिखूंगा इंटर ईयर। ओके, एक ही ईयर लिखेगा वो। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक लीप ईयर, आप जानते हो 4 सालों के बाद होता है। ओके, और लीप ईयर का जो लॉजिक होता है कि लीप ईयर वो ईयर होगा जिसको अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो उसका कुछ रिमाइंडर, जिसको अगर हम 4 से कुछ डिवाइड कर रहे हैं तो उसका कुछ रिमाइंडर जरूर आना चाहिए। और अगर उसको 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो भी उसका रिमाइंडर आना चाहिए। और अगर उसको हम 400 से डिवाइड करेंगे तो उसका कोई रिमाइंडर नहीं आना चाहिए। लीप ईयर का एक लॉजिक ये है कि अगर हम किसी ईयर को लीप ईयर के रूप में चेक कर रहे हैं तो अगर उसको हम 4 से, उस ईयर को 4 से पहले डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर मिलना चाहिए। ये ना हो कि वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। 100 से डिवाइड करेंगे तो भी हमें रिमाइंडर मिलना चाहिए। ये ना हो कि वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। और जब उसको 400 से डिवाइड करेंगे तो हमें कोई भी रिमाइंडर नहीं मिलना चाहिए, वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे हम कंडीशन चेक करेंगे वही। इफ़ हमारा ईयर जो हो, मैंने पहली कंडीशन आपको बताया था, वो उस मॉडुलस 4 करेंगे। इसका मतलब है कि वो 4 से डिवाइड हुआ। अगर हमारा ईयर जो है वो 4 से डिवाइड हो गया तो वो ईयर लीप ईयर नहीं होगा। प्रिंट नॉट लीप ईयर। ओके, आगे बढ़ते हैं। एलिफ फ्राट करेंगे इसका। अब हम यहाँ पे दूसरी कंडीशन लिखेंगे जो मैंने आपको बताया अभी। इफ आपका जो ईयर है वो 100 से डिविजिबल है, एंड लगा रहे हैं, मीन्स दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। आपका ईयर जो है वो 400 से डिविजिबल ना हो। नॉट इक्वल, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैंने नॉट इक्वल यूज किया है। इस लाइन का मतलब है, पहली लाइन का मतलब है कि आपका ईयर जो है वो 4 से डिविजिबल हो तो वो लीप ईयर नहीं होगा। इस लाइन का मतलब है कि आपका ईयर जो है वो 100 से डिविजिबल हो और आपका ईयर 400 से डिविजिबल ना हो तो भी ये लीप ईयर नहीं होगा। नॉट लीप ईयर। ओके, अब एल्स में हम लिख देंगे इसके अलावा जो भी ईयर बचेगा, ओके, वो लीप ईयर हो जाएगा। इट्स लीप ईयर। ओके, अब इसको सेव करते हैं और इसको रन करेंगे। अब आप कोई भी ईयर डालो, 1996 डालता हूँ, ये एक लीप ईयर है। ओके, आप चेक करोगे तो पता चलेगा। अब मैं सेव करता हूँ, 1997 डालता हूँ। 1996 है तो अब वो 4 साल बाद पड़ेगा तो उसका नेक्स्ट ईयर ही आगे फिर से लीप ईयर नहीं हो सकता है। ओके, तो मैं ईयर 2000 डालता हूँ। इट्स अ लीप ईयर। 1996 के बाद 4 साल बाद लीप ईयर आएगा तो 2001 लीप ईयर है। तो आपका प्रोग्राम बिल्कुल सही चल रहा है। आई होप ये प्रोग्राम आपको आसानी से समझ में आया होगा। मैंने एक ईयर नाम का वेरिएबल लिया, उसमें जो आप ईयर इंटर करोगे वो उसको स्टोर किया। अब जो स्टोर ईयर है उसको %4 किया, मॉडुलो 4 किया, मीन्स की डिविजिबल 4 से डिवाइड किया। अगर हो गया तो वो लीप ईयर नहीं है। अगर नहीं हुआ तो आगे की कंडीशन चेक होगी, वो 100 से भी डिवाइड नहीं होना चाहिए और साथ साथ 400 से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो वो अगर ऐसा कुछ हुआ, 100 से डिवाइड हुआ और 400 से डिवाइड नहीं हुआ तो भी वो नॉट लीप ईयर होगा, लीप ईयर नहीं होगा। इसके अलावा कोई भी कंडीशन होगी तो वो लीप ईयर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अपने तीसरे प्रोग्राम की बात करते हैं। इसमें हमने कहा है कि राइट ए प्रोग्राम दैट टेक्स इनपुट एज हाइट एंड वेट। इन हाइट को हम मीटर्स में लेंगे और वेट को किलोग्राम्स में लेंगे।
एंड रिटर्न बॉडी मास इंडेक्स विथ अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट। इस प्रोग्राम को करने से पहले ही मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। एक टाइप का छोटा मोटा आप कह सकते हो कि प्रोजेक्ट टाइप का है। ये आपसे कुछ चीज़ें लेगा इनपुट में और आपको उसके हिसाब से अप्रोप्रिएट रिजल्ट देगा। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ये BMI कैसे कैलकुलेट होता है। इस प्रोग्राम में हम देखेंगे। BMI मीन्स होता है बॉडी मास इंडेक्स। इसका मतलब होता है कि आपकी हाइट लेगा ये और आपसे वेट पूछेगा। यूजर से उसकी हाइट पूछेगा मीटर्स में और वेट पूछेगा किलोग्राम में। ओके, उसकी हाइट और वेट के हिसाब से उसको बताएगा कि आपकी हाइट के हिसाब से आपका वेट सही है कि नहीं। बॉडी मास इंडेक्स का मीन्स यही होता है कि आपकी हाइट जो है उस हिसाब से आपका वेट उसके हिसाब से सही है कि नहीं। अगर कम है तो आपको उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट देगा, और अगर आपका वेट आपकी हाइट के हिसाब से बहुत ज़्यादा है तो उसके बारे में भी अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट्स आपको देगा। ओके, पुराने प्रोग्राम्स को मैंने कमेंट कर दिया है। ओके, तो अब इस प्रोग्राम को हम देखेंगे कि किस तरह हम इसको रन करेंगे। ओके, पहले मैं एक हाइट नाम का वेरिएबल बनाता हूँ और इसको इवैल टाइप का करता हूँ। अब मैंने बताया था इवैल टाइप का किया हुआ है मैंने इसको। अब मैं इसको हाइट को इवैल टाइप का किया और इसमें मैं इंटर कराऊंगा उसकी हाइट। यूजर से उसकी हाइट पूछूंगा। इंटर योर हाइट। यूजर अपनी हाइट इंटर करेगा। ओके, इसी तरह मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा वेट। इसको कॉपी करके सीधा पेस्ट ही कर देते हैं। वेट, और इसको भी मैं वेट कर देता हूँ। ओके, इवैल मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसका कुछ लोग का हाइट जो होगा वो पॉइंट्स में भी रहेगा क्योंकि मीटर्स में हम डाल रहे हैं, और कुछ लोग का वेट जो होगा, कुछ लोग का हाइट विदाउट पॉइंट्स भी हो सकता है। और तो मीन्स डेसिमल वैल्यूज जो होंगी, कुछ वैल्यूज फ्लोटिंग भी होंगी, डेसिमल फ्लोटिंग वैल्यूज, और कुछ डेसिमल वैल्यूज भी होंगी। तो उसके हिसाब से अप्रोप्रिएट टाइप इवैल चेंज कर देगा। इवैल के बारे में मैं पूरा वीडियो बना चुका हूँ, तो आप जानना चाहते हैं तो पीछे वीडियोस में जाके देख सकते हैं अगर आपको नहीं याद है तो। अब यहाँ पे मैं बॉडी मास इंडेक्स उसका निकालूंगा। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है वेट डिवाइडेड बाय हाइट का स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर ऑफ 2। ओके, ये डबल मल्टीप्लिकेशन का मतलब मैं बता चुका हूँ। जब आपको एक्सपोनेंट निकालना रहेगा, पावर जब निकालना रहता है, तो आप डबल मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर यूज करते हो। यहाँ से हम वेट को पहले हाइट से डिवाइड करेंगे, जो आएगा उसका स्क्वायर निकालेंगे। यहाँ पे 2 का मतलब है कि मैं स्क्वायर निकाल रहा हूँ। 3 होता तो क्यूब कर रहा होता। ओके, और यहीं पे मैं प्रिंट कर दे रहा हूँ BMI। तो हमको यहाँ से पता चल जाएगा कि हमारा बॉडी मास इंडेक्स क्या है। ओके, अब हम कंडीशंस लगाएंगे। इफ हमारा बॉडी मास इंडेक्स जो है वो लेस देन 15 है। ओके, तो हम लिखेंगे, इसमें एक स्टेटमेंट लिखेंगे, प्रिंट वेरी सिवियरली अंडरवेटेड, वेरी सिवियरली अंडरवेटेड। ओके, तो मैं इसको कमेंट करता हूँ। अब हम दूसरी कंडीशन चेक करेंगे। अगर BMI उसका जो है वो लेस देन 16 है। ओके, पिछले मैं यहाँ पे एलिफ यूज करेंगे। यहाँ पे मैंने BMI को लेस देन 15 किया था, अब एल्स लगा के मैंने BMI को लेस देन 16 किया हुआ। अब इसके बारे में हम कोई प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे। इसमें हम लिखेंगे सेवेरली अंडरवेटेड। ओके, तो इसको मैं यहीं से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ।
इससे हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। अब हम अगली कंडीशन चेक करेंगे। मैंने बताया था एलिफ किस लिए यूज होता है, ढेर सारी कंडीशन जब हो आपके पास। यहाँ पे मैं डालता हूँ 18.5 सपोज कीजिए। अब मैं इसके बारे में स्टेटमेंट लिखूँगा, अंडर वेटेड। ओके, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ओके, अब हमारे पास एक और इससे ज़्यादा कंडीशंस है, तो हम क्या करेंगे, इस बार 25 के लिए चेक करेंगे। अगर उसका बॉडी मास इंडेक्स 25 से कम है तब क्या प्रिंट स्टेटमेंट हम लिखेंगे, हम लिखेंगे नॉर्मल है, ये पर्सन नॉर्मल है, हेल्दी वेट कह सकते हैं इसको ब्रैकेट में, हेल्दी वेट वेटेड। ओके, आगे बढ़ते हैं, फिर से एलिफ यूज करते हैं और इसमें हम करेंगे अब अगर उसका बॉडी मास इंडेक्स लेस देन 30 है तब क्या होगा, ओवरवेटेड होगा वो। प्रिंट करेंगे ओवरवेटेड। स्पेलिंग पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, कहीं गलत भी हुई तो। एलिफ PMI अगर उसका 35 के से छोटा हो तब क्या करेंगे, तब उसमें ओबीज की प्रॉब्लम होगी, मीन्स मोटापा की प्रॉब्लम होगी। ओके, ओबीज क्लास 1 का होगा वो। अब ओबीज क्लास 1 में क्या होता है, ओबीज क्लास 1 में होता है मॉडरेटली ओबीज होता है वो। ओबीज होता है वो। ओके ओके, अब एलिफ फिर से यूज करेंगे अगर उसका बॉडी मास इंडेक्स 35 से भी कम है तब क्या होगा, प्रिंट करेंगे ओबीज क्लास 2 का होगा वो। ओके, क्लास 2 में आता है सेवेरली ओबीज होता है वो। ओके, अब लास्ट कंडीशन जो होगी, अगर वो जो पर्सन है वो उसका बॉडी मास इंडेक्स 35 के ऊपर है, मीन्स बॉडी मास इंडेक्स जो है 35, 40, 45, 46 से भी कम है या बहुत कम है, तब क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे। ये होगा ओबीज क्लास 3 का, सॉरी यहाँ पे क्लास 2 रहेगा, और वो होगा वेरी सेवियरली ओबीज। ओके, यहाँ पे हम वेरी लिखते हैं। अब आप देखेंगे जब इसको रन करेंगे तो कितना यूजफुल प्रोग्राम है ये आपके लिए, आप देखेंगे इसको। मैं इसको सेव किया और अब मैं इसको रन करूँगा। ओके, सब कुछ ठीक लग रहा है मुझे, रन करता हूँ तो आपको समझ में आएगा। और रन करते टाइम आपको ध्यान देना है कि जो आपकी हाइट होगी वो मीटर्स में होगी। तो मैंने पहले से कैलकुलेट किया हुआ है, आप पहले से कैलकुलेट कर सकते हो। सपोज कीजिए एक पर्सन है जिसकी हाइट 5.5 है, मीन्स 5 फुट 5 इंच की है, तो वो क्या करेगा, वो मीटर्स में कन्वर्ट करेगा तो 1.651 आएगा उसका मीटर्स में हाइट। ओके, अब उसका सपोज कीजिए वेट 60 है। ओके, तब अब क्या होगा, ये देखिए
ये BMI है, बॉडी मास इंडेक्स आया ये चीज़, ये बॉडी मास इंडेक्स है उसका, और उसने बताया कि नॉर्मल हेल्दी वेटेड है। आप ऐसे कभी डॉक्टर के पास जाते हो और अगर आपकी हाइट 5.5 है और आपका वेट 60 के आसपास है, तो डॉक्टर आपको बोलता है कि आपकी हाइट बिल्कुल परफेक्ट है, आपका वेट जो है बिल्कुल परफेक्ट है आपके हाइट के हिसाब से। ओके, तो ये प्रोग्राम आपको वही चीज़ बता रहा है। ये प्रोग्राम आपको बता रहा है कि आपका वेट आपकी हाइट के इक्विवेलेंट है कि नहीं। अगर सपोज कीजिए मैं इस प्रोग्राम को फिर से रन करता हूँ। ओके, अब सेम हाइट डालता हूँ 1.651। ओके, ये 5.5 की हाइट मीटर्स में है और उसका वेट सपोज कीजिए 100 है, ओवर वेटेड है, बहुत वेट है मतलब उसका। तो ये देखिए, ये ओबीस क्लास 3 का, वेरी सीवियरली ओबीस, मतलब बहुत ज़्यादा इसके अंदर मोटापा है। ओके, तो ये सारी चीज़ें अगर आपको पता करना है कि उसकी हाइट के हिसाब से उसका वेट कितना होना चाहिए, उसका वेट उसकी हाइट के हिसाब से नॉर्मल है या ओवर वेटेड है या अंडर वेटेड है या सेवियरली अंडर वेटेड है, तो ये सारी चीज़ें आप इसको कर सकते हो। तो आई होप ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत यूजफुल है। हमने कुछ नहीं किया, एक हाइट नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें हाइट मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वेट नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें वेट पूछ रहा हूँ, फिर हमने बॉडी मास इंडेक्स निकाला, ये फॉर्मूला उसका होता है उससे। फिर मैंने कहा कि अगर बॉडी मास इंडेक्स जो है 15 से छोटा है, ओके, तो हम वो पेशेंट वो पर्सन जो है वेरी सीवियरली अंडर वेटेड होगा। 16 से कम है तो सेवियरली अंडर वेटेड होगा। 18.5 से कम है उसका बॉडी मास इंडेक्स तो वो अंडर वेटेड होगा। 25 से कम है तो नॉर्मल होगा। ओके, 18.5 और 25 के बीच का है तो वो नॉर्मल होगा। 30 का है उसका बॉडी मास इंडेक्स, 30 से कम है तो ओवर वेटेड होगा। 35 से कम है तो ओबीस क्लास 1 का होगा। 35 से ये होगा, यहाँ पे मैंने गलती किया थोड़ा, इसको मुझे 40 करना था। ओके, सेव किया। 40 से कम है तो ओबीस क्लास 2 का होगा, और अगर उससे भी ज़्यादा 45, 50, 60, 65, 80, 90 है तो ओबीस क्लास 3 में आएगा, वो वेरी सीवियरली ओबीस होगा। ओके, आई होप ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रोग्राम की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है? राइट ए प्रोग्राम ऑफ नेस्टेड इफ दैट कैलकुलेट्स द हाईएस्ट नंबर एमंग द 3 नंबर्स। अब मैंने अपने पिछले वीडियो में नेस्टेड इफ की बात नहीं किया था, तो नेस्टेड इफ क्या होता है? अगर आप इफ के अंदर इफ यूज कर रहे हो, ओके, सपोज करो ये प्रोग्राम हम बना रहे थे, इफ करते थे, फिर यहाँ पे कोई उसका एक्सप्रेशन लिखते थे, उसके बाद हम उस बाहर आ जाते थे। इंडेंटेशन ही हमें पाइथन में बताता है कि हम उस इफ के बाहर आ चुके हैं। अगर इफ के अंदर हम जो चीजें लिख रहे हैं, ये प्रिंट जो लिखा हुआ है, ये इफ के अंदर लिखा हुआ है। ओके, तो ये इफ के नेस्टेड है। ओके, बट मैंने एलिफ जो लिखा है ये इस इंडेंटेशन के बाहर लिखा हुआ है, इफ के अंदर नहीं लिखा हुआ है, तो ये एलिफ जो हमारा है इफ से नेस्टेड नहीं है। अब नेस्टेड इफ क्या होगा? इफ इफ के अंदर इफ लिखा होगा तो हमारा नेस्टेड इफ होगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, एक प्रोग्राम बनाएंगे नेस्टेड इफ का, जिसमें हम 3 नंबर्स लेंगे और उन 3 नंबर्स में से कौन सा नंबर हाईएस्ट है ये प्रिंट करेंगे। सपोज कीजिए 10, 20, 30 3 नंबर आपने लिया, अब उस 3 नंबर में 30 हाईएस्ट है, तो हम प्रिंट करेंगे कि 30 इज द हाईएस्ट नंबर। तो सपोज कीजिए मैं num1 लेता हूँ और इसको इवैल ही बना देते हैं, क्योंकि अब किसी भी टाइप का इनपुट वो डालेगा तो एप्रोप्रिएट माना जाएगा। ओके, अभी मैं आपको स्ट्रिंग का एग्जांपल भी इसमें शो करूंगा, क्योंकि मैंने इवैल बनाया है। फर्स्ट नंबर लेते हैं यूजर से और इसी को मैं 2 बार कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं होगा। ओके, इसको नंबर 2 कर देते हैं, इसको नंबर 3 कर देते हैं। ओके, इसको हम सेकंड नंबर कर देंगे और इसको थर्ड।
बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। इफ़ हमारा जो num1 है वो ग्रेटर हो num2 के, ओके। मतलब कि सपोज कीजिए आपके num1 में हम यहीं पे एक कमेंट कर देते हैं जिससे आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। हम वैल्यूज़ लेके चलते हैं 15, 35, 34 और 20, ओके। सपोज करना, अब आप इस वैल्यूज़ के साथ कंपेयर करते हुए चलना, तो यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा, इस लाइन से आपका रिजल्ट आएगा, हमारा num1 है वो num2 से तो छोटा है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ये कंडीशन हमारी ट्रू नहीं हुई, क्योंकि हमने इसमें कंडीशन में लिखा था कि num1 बड़ा है, बट ये कंडीशन तो ट्रू हुई नहीं, तो फॉल्स हो जाएगी, ओके। अब देखिए इफ़ के अंदर हम इफ़ बनाएंगे, इसी को नेस्टेड इफ़ मैंने बोला है। इफ़ के अंदर जब इफ़ बनाएंगे, हम कह रहे हैं num1 हमारा num3 से भी बड़ा है, ओके। num1 हमारा num3 से भी बड़ा है, जो कि सही नहीं है, ये भी गलत है, ओके। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी मैंने क्या किया, हमने कहा कि num1, num2, num3 तीन हमारे नंबर हैं। num1 num2 से बड़ा है, अगर num1 num2 से बड़ा है और num1 num3 से भी बड़ा है, तो क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा। अगर कोई नंबर है आपके पास, वो एक नंबर है, वो दूसरे नंबर से भी बड़ा है और तीसरे नंबर से भी बड़ा है, तो इसका मतलब है वो नंबर सबसे बड़ा है, ओके। तो वो नंबर हाईएस्ट हो जाएगा। हाईएस्ट में हम हाईएस्ट नाम का वेरिएबल बना रहे हैं और वो num1 को यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। अगर ऐसा केसेस हुए, इस एग्जांपल में तो नहीं हो रहा है, बट सपोज कीजिए आपने कोई और नंबर्स इंटर किए, अगर ऐसा हुआ जहाँ पे आपका num1 num2 से भी बड़ा हो और num1 जो पहला नंबर जो डाल रहे हो वो num3 से भी बड़ा हो, तो num1 आपका सबसे बड़ा हो जाएगा, ओके। अब ऐसा सपोज करो कि आपका num1 जो है num2 से तो बड़ा है लेकिन num3 से बड़ा नहीं हुआ, तो हम इसके लिए एल्स बना देंगे। एल्स का मतलब है कि हमारा नंबर जो है num1 जो है ये num2 सेकेंड नंबर से तो बड़ा है लेकिन थर्ड नंबर से छोटा है, तो हमारा हाईएस्ट नंबर क्या होगा, हाईएस्ट नंबर हो जाएगा num3। अब ऐसा कैसे क्यों हुआ, क्योंकि हमारा num1 पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है था, ओके। लेकिन जब यहाँ पे चेक हुआ तो हमारा जो पहला नंबर तीसरे नंबर से छोटा हो गया, तो इसका मतलब हुआ कि तीसरा नंबर जो हमारा है वो दूसरे नंबर से भी बड़ा है और पहले नंबर से भी बड़ा है। आप इसको सोचिएगा तो आपको समझ में आएगा ये बात, ओके। अब सपोज करिए हमारा नंबर जो पहला नंबर है वही num2 से बड़ा नहीं हुआ, पहली बार में ही यहीं पे हमारा फॉल्स आ गया, तो हमारा क्या होगा, मैंने बताया था जब आपकी कंडीशन ट्रू होगी तभी ये इफ़ के अंदर लिखे हुए पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा, ओके। इफ़ के अंदर लिखे हुए पार्ट के पास जाएगा। सपोज कीजिए यहीं से आपकी कंडीशन फॉल हो गई, तो ये यहीं से टर्मिनेट होके इफ़ के पास चलाएगा, अगर आपने कोई एल्स के पास चलाएगा अगर आपने कोई एल्स पार्ट लिखा है। अब एल्स के अंदर भी हम इफ चला सकते हो, बहुत अच्छी क्वालिटी है। एल्स के अंदर भी आप चाहो तो इफ चला सकते हो। हम इसमें क्या करेंगे, num2 को चेक करेंगे। num2 अगर हमारा num3 से बड़ा हो, अब यहाँ से ये कंडीशन जब फॉल्स होगी तो इसका मतलब होगा कि num2 हमारा बड़ा है, और फिर जब num2 फॉल्स होगी तो इसके पास आ जाएगा। अब num2 हमारा num1 से बड़ा हो चुका है, अब उसको क्या चेक करेंगे, हम सिर्फ num3 से उसको चेक करना है, हमें कंपेयर करना है। तो हमने यहाँ num3 से कंपेयर किया, अगर ऐसा हो गया तो हमारा जो num2 है वो सबसे बड़ा हो जाएगा, ओके। तो हम लिख देंगे चाहे GHEST हाईएस्ट इक्वल टू num3। तो इसका नंबर मतलब है कि नंबर 2 हमारा सबसे बड़ा है। अब इसका इफ का भी एल्स पार्ट होगा, इस इफ में कंफ्यूजन हो रही है थोड़ा, इस एल्स का भी, इस इफ का भी एल्स पार्ट होगा। वो एल्स पार्ट क्या होगा, सपोज करो हमारा num2 तो बड़ा हो गया num1 से, लेकिन हमारा num2 num3 से छोटा हो गया, तब क्या होगा, तब हमारा num3 सबसे हाईएस्ट हो जाएगा।
3 बोल देंगे। ओके, यहाँ पे मैंने कोलन लगा के रखा है गलती से, तो ये सारी गलतियाँ आप नहीं करोगे। ओके, अब क्या करेंगे, हम इस इफ के बाहर आ जाएंगे। ओके, और एक लास्ट में प्रिंट करेंगे, द हाईएस्ट नंबर इज highest number is, हम यहाँ पे लिखेंगे HIGHEST। ये हाईएस्ट नाम का मैंने वेरिएबल बनाया था और इसमें सारी कंडीशंस मैंने रन करके देखा हुआ है। तो अब इसको सेव करेंगे और रन करेंगे और हम कुछ नंबर्स डालेंगे। ओके, सपोज करो पहला नंबर हमने डाला 55, सेकंड नंबर डाला 7, थर्ड नंबर डाला 88। तो यहाँ से आप जान सकते हो 88 बड़ा है, तो हाईएस्ट नंबर इज 88। ओके, अब सपोज करो मैंने 25, 34, 176, तो 100 बड़ा है। तो इस तरह आप कोई भी 3 नंबर डाल के उसमें चेक कर सकते हो कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। तो आई होप ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं क्या करूँगा, सेम यही प्रोग्राम करूँगा कि कौन सा नंबर हाईएस्ट है, कौन सा नंबर छोटा है, 3 नंबरों में से कौन सा नंबर हाईएस्ट है, सिर्फ एक मैक्स मेथड यूज करके। और उस मेथड की वजह से हमारा जो इतनी लाइन का कोड हमने लिखा है, इस कोड का कोई यूज नहीं होगा, सिर्फ एक लाइन के कोड में हमारा पूरा प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो मैं आपको शो करता हूँ किस तरह। तो इस प्रोग्राम को हम देखते हैं। मैंने लास्ट प्रोग्राम को कमेंट आउट कर दिया है। मैं यहीं से डेटा एक्सट्रैक्ट करता हूँ, इसको तीनों नंबर को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ओके, हमें फिर से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये दोनों को हटा देता हूँ। और आपको पूरा व्यू देता हूँ। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल बनाएंगे हाईएस्ट नाम का, और इसमें क्या करेंगे, मैक्स नाम का एक मेथड होता है जो आप कितने भी नंबर डाले हो मैक्स के अंदर, यहाँ पे आप कितने भी आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हो। ओके, अभी हमारे पास 3 आर्ग्यूमेंट्स ही हैं, 2 num 3। बट ये बहुत पावरफुल मेथड है। अगर आपके पास 3 से ज़्यादा भी नंबर हो तो आप इसके अंदर लिख के जितने नंबर आप चाहो इतने नंबर आप यहाँ पे लिख लो, और उन नंबर्स में से जो हाईएस्ट नंबर होगा मैक्स मेथड ऑटोमेटिकली उसको एग्जीक्यूट कर देगा। पाइथन के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, बहुत पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसकी लाइब्रेरी बहुत बड़ी है। तो इस तरह के मेथड्स आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं आगे, जो आपके प्रोग्राम को बहुत शॉर्ट कर देंगे और आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो हम लास्ट लाइन से ही इसका प्रिंट भी उठा लेते हैं, लास्ट प्रोग्राम से ही, और यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। अब देखिए, मैं इसको रन करता हूँ। आपसे पूछेगा 3 नंबर, मैंने 3 नंबर दिया। ओके, तो ये हाईएस्ट नंबर इज 99। तो इस तरह भी आप देखिए, ये प्रोग्राम्स का लॉजिक अगर देखो तो आप सिर्फ एक ही लाइन का लॉजिक है यहाँ पे, बाकी ये सारी चीज़ें तो आपको लिखना ही पड़ेगा। और इस प्रोग्राम में हमने इतना लॉजिक यूज किया था। तो पाइथन क्या करता है, पाइथन कुछ प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज बना के रखा हुआ है, जिसकी वजह से आप बहुत शॉर्ट टाइम में अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला था कि आप यहाँ पे, मैं इवैल मेथड यूज कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे स्ट्रिंग डाल के भी चेक कर सकते हो। ओके, तो चलिए एक बार एक ट्राई कर ही लेते हैं, इस मेथड को स्ट्रिंग के थ्रू करके। ओके, ये सारी चीज़ें मैंने कमेंट आउट कर दिया। अब बस हम इसको देखेंगे, इस प्रोग्राम को। ओके, तो हम एक यहाँ पे 3 स्ट्रिंग्स लेने जा रहे हैं। ओके, और उन स्ट्रिंग्स में से देखेंगे कौन सी हाईएस्ट स्ट्रिंग है। ओके, अब स्ट्रिंग हाईएस्ट कैसे आएगी, जिस स्ट्रिंग की प्रायोरिटी हाईएस्ट होगी, जैसे ABCD 4 कैरेक्टर। ओके, तो
इसमें से हाईएस्ट कैरेक्टर कौन सा है, डी, तो वही सबसे बड़ी स्ट्रिंग बोली जाएगी, डी। ओके, तो अब हम यहाँ पे, अब मैंने इवैल मेथड यूज़ किया है, तो आप जिस टाइप का इनपुट दोगे वो उसी टाइप से उसको लेगा। ओके, मैं 2-3 नेम लेता हूँ, ये 3 नेम लिया मैंने, जावी हर्नांडिस। ओके, फर्स्ट सपोज कीजिए नेम है। ओके, अब इंटर करो। ये जैसा मैंने बताया था, ये x की प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट है, इसलिए इसने x को हाईएस्ट नंबर बताया। ओके, तो ये हर एक कैरेक्टर को चेक करेगा, अगर पहले कैरेक्टर में इसने हाईएस्ट कैरेक्टर फाइंड कर लिया तो उसी को हाईएस्ट कैरेक्टर बता देगा, हाईएस्ट स्ट्रिंग बता देगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया इवैल मैंने क्यों यहाँ पे यूज किया था। आगे बढ़ते हैं और अपने लास्ट प्रोग्राम की तरफ आते हैं। तो इसमें है राइट ए प्रोग्राम दैट टेक्स इनपुट इन सेल्सियस और फ़ारेनहाइट एंड रिटर्न्स द रिजल्ट आफ्टर कन्वर्टिंग इट्स टू इट्स एप्रोप्रिएट टाइप। ये सिंपल सा प्रोग्राम तो आप नहीं कह सकते हो, बट सिंपल सा लॉजिक है इसमें। इसमें हमें क्या करना है कि हम कोई भी वैल्यू डालेंगे, या तो वो फ़ारेनहाइट में डालेंगे या फिर उसको सेल्सियस में डालेंगे, और अगर वो फ़ारेनहाइट में हम डाल रहे हैं तो वो उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करके देगा, और सेल्सियस में डाल रहे हैं तो उसका फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके देगा। ये पूरी अच्छे से फॉर्मेटेड टाइप में मैं इसको आपको करके शो करता हूँ। तो मैं पहले एक टेम्प नेम का वेरिएबल बनाऊंगा, टेम्परेचर नेम का, और इसमें इनपुट कराऊंगा इंटर द सेल्सियस और सॉरी इंटर द टेम्परेचर you want to convert। ओके, सब एग्जाम्पल में हम दे देंगे कि इस तरह से कुछ नंबर आप डालो, यहाँ पे एग्जाम्पल टाइप से लिख देंगे। हम लिखेंगे 45 जैसे डाल रहे हो आप, 45 फ़ारेनहाइट डालो। ओके, या आप लिख रहे हो सेल्सियस में तो 102 सेल्सियस लिख रहे हो, तो इस तरह आप इनपुट डालो। ओके, और हम इसको बंद कर देंगे। अब आगे हम क्या करेंगे, डिग्री नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे। इसमें क्या करेंगे आपको मैं बताता हूँ, आप ध्यान से देखिए। मैंने स्लाइस ऑपरेटर आपको पढ़ा दिया है। ओके, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि इस लाइन का मतलब आप समझ गए होंगे। इस लाइन का मतलब है कि टेम्परेचर नाम के वेरिएबल में जो भी इनपुट यूजर दे रहा है, सपोज कीजिए 102 सेल्सियस उसने दिया, तो इस टेम्परेचर में से हम उसकी आखिरी इंडेक्स को फाइंड आउट कर रहे हैं। टेम्परेचर नाम में जो भी सेव है 102C सेव है, तो उसकी आखिरी इंडेक्स को हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आखिरी इंडेक्स पे C लिखा हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हो, तो यहाँ से C एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, डिग्री में आ जाएगा C एक्सट्रैक्ट होके। और इसको हम क्या कर रहे हैं, एक आई कन्वेंशन नाम का वेरिएबल बनाते हैं। कन्वेंशन नाम का वेरिएबल बना रहे हैं, और इसमें इस लाइन में मैं क्या कर रहा हूँ, एक हिसाब से मैं यहाँ से जो चीज़ें आ रही है मेरे पास -1, उसके आखिरी इंडेक्स पे जो भी कुछ आ रहा है उसको आई कन्वेंशन में डाल दे रहा हूँ। ओके, आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं इफ आई कन्वेंशन डॉट अपर के बारे में मैंने आपको बताया था, अपर क्या करता है, तो आपको याद होना चाहिए वो चीज़। मैं यहाँ पे सपोज कीजिए आपने जो यहाँ पे लास्ट इंडेक्स जो है, आपके इनपुट की लास्ट इंडेक्स जो है वो सेल्सियस है, तो ये क्या करेगा, आपने आपकी लास्ट इंडेक्स को ये अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। आपने 102 C डाला हुआ है, और आप स्मॉल c भी डाल सकते हो, कैपिटल C भी डाल सकते हो, ये तो यूजर के ऊपर है, इस पर कोई कंट्रोल नहीं है।
तो वो क्या करेंगे, जो भी यूजर डालेगा जिस टाइप का भी, उसको हम अपर केस में कन्वर्ट कर लेंगे। इसीलिए मैंने इसको इनपुट टाइप में दिया था, क्योंकि हमें ये सारे मेथड्स भी यूज करने होंगे जो प्योरली स्ट्रिंग बेस्ड मेथड है। तो इसलिए मैंने इसको, तो मैंने यहाँ से जो कुछ भी आप दे रहे हो 100 डिग्री 2 डिग्री सेल्सियस या 45 फ़ारेनहाइट दे रहे हो, तो ये जो भी इसका लास्ट कन्वेंशन, ये कन्वेंशन जो है इसको मैं कैपिटलाइज कर ले रहा हूँ और चेक कर रहा हूँ कि आपका कन्वेंशन अगर इस टाइप का है, अगर आपने कुछ इस टाइप का दिया हुआ है तो हम रिजल्ट करेंगे। रिजल्ट में क्या करेंगे, आपने सेल्सियस में डाला हुआ है वैल्यूज़, तो उसको हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, तो सेल्सियस की वैल्यू फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, अब आप देखिएगा, राउंड ऑफ बनाया मैंने, अभी इसके बारे में, राउंड के बारे में मैंने बात नहीं किया है, तो अच्छा टाइम है अभी बात कर लें। बहुत सिंपल है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये फॉर्मूला होता है सेल्सियस वैल्यूज को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का। ओके, तो यहाँ इस लाइन में क्या हुआ है, मैंने फॉर्मूला यूज किया है, उस फॉर्मूले का, इस फॉर्मूले का रिजल्ट कुछ पॉइंट में भी आ सकता है, बिल्कुल चांसेस है, तो उसको मैंने राउंड ऑफ कर लिया। राउंड ऑफ मतलब जैसे आपका रिजल्ट आ रहा है यहाँ से 5.7 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह का डिजिट कोई आ रहा है, तो उसको राउंड ऑफ हम करेंगे तो वो 5.7 बन जाएगा। ओके, एक एप्रोप्रिएट वैल्यू आ जाएगी। अब उस 5.7 को हम इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा या 6 आ जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, एक नया वेरिएबल बनाएंगे ओ कन्वेंशन नाम का, और इसमें फ़ारेनहाइट इनिशियलाइज कर देंगे, फ़ारेनहाइट। ओके, अब हम एलिप्स चलाएंगे और सेम ये लाइन लिखेंगे, तो इसको मैं कॉपी ही कर लेता हूँ, बस थोड़ा सा अंतर होगा, यहाँ पे हम कैपिटल F लिखेंगे। अब इस लाइन का मतलब भी आप समझ सकते हो, सपोज कीजिए यूजर ने फ़ारेनहाइट में वैल्यू इंटर किया, तो अब उसने लास्ट में स्मॉल f लिखा हुआ है, तो हम उसको कैपिटल F बना देंगे और कंडीशन चेक करेंगे कि उसने इसी लास्ट इंडेक्स से हम कंडीशन चेक कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, लास्ट इंडेक्स पे अगर आप F लिख रहे हो तो वो C में कन्वर्ट करेगा, मतलब सेल्सियस में कन्वर्ट करेगा, और अगर आप C लिख रहे हो मतलब सेल्सियस में वैल्यू दे रहे हो तो आपको फ़ारेनहाइट में रिजल्ट देगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसका रिजल्ट निकालेंगे, रिजल्ट इक्वल टू, इसको इंटीजर में सेम चीज़ लास्ट टाइप से करूँगा जैसे हमने लास्ट में किया था। फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट होगा, डिग्री -32 मल्टीप्लाइड बाई 5 सब्सट्रैक्टेड बाई 9। ओके, ये फॉर्मूला है। अगर फ़ारेनहाइट वैल्यू है तो उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है, उसका राउंड ऑफ वैल्यू मैंने निकाल लिया, फिर उस वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया। ये मैं आपको समझा चुका हूँ, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पे फिर से इसी वेरिएबल को बनाता हूँ, इक्वल्स टू, अब यहाँ पे मैं सेल्सियस लिखूँगा, सेल्सियस। ओके, जैसे मैंने लास्ट में किया था। अब मैं एल्स पार्ट बनाऊंगा इसका। ओके, एल्स पार्ट में हम क्या लिखेंगे, सपोज करो कि कोई यूजर ना तो लास्ट में F डाल रहा है अपने वैल्यू के बाद, ना तो C डाल रहा है, मतलब ऊट पटांग इनपुट दे रहा है, बिल्कुल गलत इनपुट दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, उसको एक मैसेज दिखा देंगे, इंटर एप्रोप्रिएट कन्वेंशन और इनपुट। आप जो भी यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, आप जो चाहे वो मैसेज आप दिखा सकते हो, ये आपके ऊपर है। ओके, और फिर हम एक मेथड चलाएंगे, क्विट नाम का मेथड होता है। ये क्या करता है, अब मैं आपको अभी आउटपुट करूँगा तो शो कर दूँगा, फिर मैं फाइनल वैल्यू प्रिंट कर दूँगा। ओके, और मैंने इसकी इंडेंटेशन, मेरी ध्यान दीजिएगा, मैंने इसकी इंडेंटेशन हटा दिया फाइनल वैल्यू प्रिंट करने के लिए।
the temperature in O convention, okay, is रिजल्ट, जो आपका रिजल्ट आया डिग्री। ओके, जिस तरह से आउटपुट हम देंगे। अब मैं इनपुट डालता हूँ। पहले मैं क्विट को ही चेक करता हूँ। सपोज करो एक यूजर है, उसने कुछ इस तरह का इनपुट दे दिया 334। अब उसने ना तो फ़ारेनहाइट डिसाइड किया, डिक्लेयर किया यहाँ पे, ना तो सेल्सियस, ना एफ लिखा ना सी। तो क्या होगा, ये इसको बोल रहा है इंटर एप्रोप्रिएट कन्वेंशन। और यहीं पे क्विट मेथड ने क्या किया, आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को रोक दिया। ओके, इसके बाद आप चाहो तो यहीं से आपको अपना कट कर सकते हो। ये क्विट मेथड की वजह से इस तरह हुआ है। ओके, आप जैसे ही ये इस लाइन को प्रिंट कर रहा है, उसके बाद आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को रोक दे रहा है क्विट मेथड। ओके, अब बढ़ते हैं, कोई एप्रोप्रिएट इनपुट देते हैं। इसको सेव करके रन करता हूँ। सपोज करो 100 सेल्सियस दिया मैंने। ओके, तो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज 212 डिग्री। 100 सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर दिया उसने, और फ़ारेनहाइट में उसका रिजल्ट होगा 212 डिग्री। ओके, सपोज करो आपने फ़ारेनहाइट में इनपुट दिया। सपोज करो आपने 50 फ़ारेनहाइट इनपुट दिया। अब देखिए, मैं स्मॉल में इनपुट दे रहा हूँ, लेकिन ये इसको कन्वर्ट कर लेगा कैपिटल में। द टेम्परेचर इन सेल्सियस इज 10 डिग्री। ओके, 50 फ़ारेनहाइट का सेल्सियस में टेम्परेचर 10 डिग्री होगा। तो आई होप ये सारे प्रोग्राम्स आपको समझ में आए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये थोड़ा स्टैंडर्ड प्रोग्राम्स हैं, बट आप इनको करेंगे तो आपको अच्छे प्रोग्राम्स करने की आदत हो जाएगी। ओके, बाकी छोटे मोटे प्रोग्राम्स तो आप आसानी से कर ही सकते हो, जिस तरह से लॉजिक मैंने आपको समझा ही दिया है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।